नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब की, अमेरिका की आक्रामकता की और जिस तरीके से किसी को भी बख्श नहीं रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैक्रो हो या जिनको उठवा करके न्यूयॉर्क मंगवा लिया, उनकी मिमिक्री या नकल करना हो, किसी के बारे में कुछ भी कह रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। भारत को लेकर के एक टसलबाजी चल ही रही है उनकी। सामान्य दिखने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनके वाणिज्य मंत्री बहानेबाजी करते हैं कि ट्रेड डील क्यों नहीं हुई, मोदी जी ने एक कॉल नहीं किया इसलिए ट्रेड डील नहीं हुई। अंतर्विरोधी बातें अमेरिकी प्रशासन के भीतर से ही। ट्रंप अभी हाल में कह चुके हैं कि मोदी जी से मेरी बात होती रहती है। जब बात होती रहती है तो आपका वाणिज्य मंत्री ये बहाने क्यों कर रहा है कि मोदी जी ने फोन नहीं किया इसलिए डील लटकी हुई है। और ये जो एक्चुअल में ध्रुवीकरण चल रहा है, जो अभी एक गोलार्ध की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये हमारा एरिया है, यहाँ के गुंडे या महागुंडे हम हैं, यहाँ हम किसी को घुसने नहीं देंगे, ना रूस को, ना चीन को, ना किसी और को। तो जरा इस पर बात करते हैं आज। और मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, लेकिन आप अपरिचित बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप उनके प्रशंसक हैं। मैं निजी तौर पर उनके प्रोग्राम सुनता हूँ। डॉक्टर अंकित शाह जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार और आर्थिक मामलों के जानकार भी। अंकित जी जय श्री बहुत राम स्वागत। नमस्कार, जय श्री राम जी। तो अंकित जी अब माइक्रोफोन आपके पास है, थोड़ा बताइए, समझाइए कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है इस समय और क्या करके जी मानेंगे। जी तो इसमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। बात ये है कि 2021-22 के आसपास, मिड 2021 के आसपास, पुतिन जो है, प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने, जो मैं कैश फ्लोज देख के प्रेडिक्शंस देता हूं, तो मिड 21 के आसपास उन्होंने डॉलर एसेट्स में से डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू कर दिया था। मिड 2021 की बात कर रहा हूं। तो जितने भी रशियन रिजर्व्स में जो डॉलर्स पड़े थे, जिनको बाद में सीज किया गया, उससे पहले जो लेवल पे उनके एसेट्स थे, डॉलर एसेट्स, उसमें से डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने धीरे धीरे करना शुरू कर दिया था। नवंबर 2021, दिसंबर 2021 आते आते उनकी मीटिंग हुई सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ जो उनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद वो शी जिनपिंग से मीटिंग के लिए चाइना गए। और चाइना में प्रेसिडेंट पुतिन का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलना चाहिए। और ये जो दो मीटिंग्स कंक्लूड हुई दिसंबर 2021 में, उसके बाद अचानक से भारत ने सिल्वर एक्यूमुलेट करना शुरू किया। तो अगर आप सिल्वर इंपोर्ट्स का भारत का चार्ट उठा के देखोगे पिछले 10 वर्षों का, तो 2021 के एंड से आपको पता लगेगा कि एकदम से पीक करना शुरू कर दिया। और 2022 में हमने विश्व का जो टोटल सिल्वर प्रोडक्शन है, उसका 1/3 पूरा अकेला भारत ने परचेज किया। 1/3, ठीक है। तो उस वर्ष, जो हमें पता है कि फरवरी में 24 फरवरी यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और उसके साथ जो ये सिल्वर का एक्यूमुलेशन शुरू हुआ, तो दो चीज क्लियर हो गई कि एक, गोल्ड का एक्यूमुलेशन जो 2014-15 से ऑलरेडी चल रहा था, 2008 के क्राइसिस से एक्सीलरेट हो ही गया था। सारे देशों को पता लग रहा है कि भाई डी डॉलराइज करना है तो गोल्ड इकट्ठा करना है। लेकिन ये वाली जो मीटिंग्स हुई, उसके बाद सिल्वर का एक्यूमुलेशन भी शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि वेस्ट जो डॉलर को वेपनाइज करता है, तो ईस्ट जो है वो कमोडिटीज को वेपनाइज करना चाह रहा है। एटलीस्ट डायरेक्शन वो दिखाई दी।
अब ये मीटिंग्स के बाद जिस प्रकार से सिल्वर का एक्यूमुलेशन हुआ, जिसका रिजल्ट आज हमें दिख रहा है सिल्वर के प्राइसेस में, तो गोल्ड और सिल्वर ये दोनों एक तरह से पाइपलाइन बन चुके हैं डॉलर का वैल्यूएशन उस खुद के अंदर खींचने के लिए। अब वो पूरी जो रिजर्व करेंसी की बबल है वो बाकी रहेगी डॉलर में, रियल वैल्यू गोल्ड और सिल्वर में ट्रांसफर हो रही है, और गोल्ड और सिल्वर एशिया और ब्रिक्स प्लस एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब जब पहला ट्रिम आएगा रुपी डॉलर के रेट में, तब ये गोल्ड और सिल्वर का वैल्यूएशन जाके रुपी में जाके बैठेगा। तो डॉलर से खींच के पाइपलाइन में आया गोल्ड और सिल्वर में, पाइपलाइन से खींच के रुपी में जाएगा, तब हमको पहला ट्रिम डॉलर के रेट में दिखाई देगा वर्सेस रुपीस। तो ये है डी डॉलराइजेशन का सिंपल सा प्रोसेस। अब जितने भी हॉटस्पॉट्स डॉलर को चालू रखने के लिए क्रिएट किए गए थे, जिसमें से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा, उनको जानना चाहिए कि हमारा पार्टीशन के पीछे भी डॉलर का एक बहुत बड़ा रोल रहा। थोड़ा हम हिस्ट्री में जाएंगे तो स्टैलिन्स वॉर्स नाम की किताब है, और इसमें ऑथर जो हैं वो लिखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के बीच मीटिंग होनी थी, और मीटिंग होने से पहले यूएस के प्रेसिडेंट स्टालिन को बोलते हैं, लेट्स नॉट डिस्कस विद चर्चिल, यू कीप इंडिया। ये लाइन बहुत महत्व रखती है क्योंकि हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स या हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए हम रशिया के साथ अलाइन कर लिए। उन्हें ये जानना होगा कि हमको ऑलरेडी रशिया को पकड़ा दिया गया था, हमने रशिया को चुना नहीं था एलाई, हमको पकड़ा दिया गया था, और वो अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा पकड़ा दिया गया था इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस होने से पहले। तो जिसे मैं अपनी जियोपॉलिटिक्स की बुक में 2 बकेट्स थियरी बोलता हूं, हर एक राष्ट्र को बोला गया कि तुम्हारा बाजू वाला बदमाश है, उसको हम सैंक्शन करने वाले हैं, तो यू कंटिन्यू विद द यूएस डॉलर ट्रेड। इस तरह से यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी स्टेटस में इतने वर्षों तक रहा। अब इसमें जैसे हमको समझ में आया कि हमारा एनिमी नहीं था, तो पार्टीशन क्रिएट करके एनमिटी खड़ी की गई। पाकिस्तान को आर्म्स और वेपन्स दिए गए अमेरिकी साइड से, और हमको रशियन साइड से सपोर्ट मिला। तो दोनों बकेट जब क्लैश करेंगे तो उसमें से जो पीओ, ऑब्वियसली हमारे प्रॉब्लम्स तो चल ही रहे थे, रेडिकलिज्म और वो सारे, शेख अब्दुल्ला, नेहरू, सबको हिस्ट्री पता है, लेकिन ये हॉटस्पॉट खड़े करने में डॉलर का कितना बड़ा रोल था कि स्टालिन खुद आश्चर्यचकित हुआ। उसका स्टेटमेंट है उस बुक में कि स्टालिन वाज शॉक्ड कि ब्रिटिश क्राउन ज्वेल इंडिया उनको दिया जा रहा है, ही वाज शॉक्ड। तो हमको लगता है कि 1991 रिफॉर्म्स तक जो लाइसेंस राज से लेके जो पूरा चला कम्युनिस्ट गवर्नेंस, हमको लगता है क्योंकि हम अलायंस में थे, हमको ऑलरेडी पकड़ा दिया गया था। तो इसीलिए ये पूरी पैटर्न आपको पूरे एशिया में दिखाई देती है। यूरोप खड़ा है रशियन बॉर्डर पे, रशिया खड़ा है चाइना बॉर्डर पे, चाइना खड़ा है इंडिया बॉर्डर पे, इंडिया खड़ा है पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान खड़ा है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, अफगानिस्तान खड़ा है ईरान बॉर्डर पे, ईरान खड़ा है इराक बॉर्डर पे। तो हर जगह दो दो बकेट्स खड़े करके नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इनफैक्ट इंक्लूडिंग इजराइल, जिस ईयर हमको इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकली नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस जिस ईयर हमको मिला 1947 में, बिल्कुल उसी वर्ष इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू भी क्रिएट हुआ। तो पैलेस्टाइन को कैश डॉलर्स मिलता है और इजराइल को वेपन्स मिलते हैं, और इजराइल को तब तक वेपन्स की डिलीवरी नहीं मिलती है जब तक पैलेस्टाइन को कैश नहीं मिल जाता। ये 2 बकेट थियरी उन्होंने हर जगह करी। ये सबको जानना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों को जो डीप स्टेट का स्ट्रक्चर समझते हैं व्यूअर्स, उनको लगता है कि डीप स्टेट जूइश डीप स्टेट है, उनको ऐसा लगता है। हाँ, ये बात सच है कि वो जो एरिस्टोक्रेट फैमिलीज, जो जिसको डीप स्टेट बोलो या एल्यूमिनाती बोलो या ग्लोबल मार्केट फोर्सेस बोलो, जो पीछे से सारे कॉल शॉट्स करते हैं, तो उसमें जूइश ज्यादा है, ये बात सच है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उन्हीं की स्क्रिप्ट के तहत इतने ज्यूज मारे गए हॉलोकॉस्ट में, उन्हीं की स्क्रिप्ट के तहत। तो क्योंकि डीप स्टेट में जूइश ज्यादा है इसलिए इजराइल को कुछ फायदा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं।
इजराइल ने बिल्कुल टू बकेट थियरी वैसे ही सहा है जिस प्रकार से हमने टेररिज्म सहा है इतने सालों तक। तो जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि सारे हॉटस्पॉट्स यूक्रेन, ताइवान, पीओके, ईरान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारे बकेट्स जो हैं, अब क्योंकि डॉलर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये सारे के सारे रिवर्स होने के प्रोसेस में है। और क्योंकि ये रिवर्स होंगे तो अमेरिका का जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो उन्होंने सेट किया था अपनी हेजीमोनी चलाने के लिए, जहां पे पड़ोस में उनको पूरी शांति मिली, पूरा जीवन उन्होंने शांति में गुजारा, ना कनाडा से कोई टेरर ग्रुप आता, ना मैक्सिको से कोई टेरर ग्रुप आता, या कोई उनका ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो जो सुख शांति की जीवन उन्होंने जिया, उसमें बाकी पूरे विश्व में उन्होंने तबाही मचाई हॉटस्पॉट्स खड़े करके। अब वो रिवर्स होने जा रहा है। तो जो ये पूरी मैसिव मिलिट्री माइट है और कोवर्ट ऑपरेशंस करने की उसकी ताकत है, वो अब नेबर्स को परेशान करने वाली है, क्योंकि ग्लोबल रोल गया। डॉलर के साथ साथ अब उनका ग्लोबल रोल भी चला गया पॉलिसिंग का। इसीलिए आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ये मेरा इलाका है। इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप तय करेंगे कि वेनेजुएला ऑयल बेचेगा या नहीं बेचेगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाहर। इसका सिंपल ट्रांसलेशन ये होता है कि श्रीलंका अमेरिका को कुछ गुड्स बेचेगा नहीं बेचेगा वो दिल्ली को तय करने मिलेगा भविष्य में। सब अपने अपने इलाके में अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अपना पॉलिसी एग्जर्ट करेंगे, असर्टिव पॉलिसीज इंपोज करेंगे छोटे छोटे देशों के ऊपर। तो अब ये पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो ट्रेड है, जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड, एक प्रकार का जो ग्लोबलाइजेशन सेट किया हुआ था, अब उस प्रकार से पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए मार्को रूबियो का स्टेटमेंट भी आया कि कोई इंटरनेशनल रूल नहीं है। व्हाट इज यूएन? यूएन क्या है? हाँ तो ये दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग। तो अगले 5 वर्ष पूरा डिसऑर्डर है, सब अपने अपने इलाके तय करेंगे, जिसका अर्थ ये होता है कि अगर भारत ने अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तय करना है तो आपको मारपीट के एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप चुप बैठे रहेंगे तो फिर कोई और आके आपके एरिया को इन्फ्लुएंस कर जाएगा, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मिलिटरीली जिस प्रकार से वेनेजुएला में से इन्होंने तो प्रेसिडेंट और उनके वाइफ को उठा लिया। कुछ लोग जोक कर रहे थे कि ओबामा तो खाली ओसामा बिन लादेन को उठा के लेके आया, मैं तो इसके वाइफ को भी उठा के लेके आया। he can literally brag it, the kind of personality that he is, he can actually say it. तो ये जो दादागिरी है, अब वो मेक्सिको को धमकी दे रहे हैं, कनाडा को तो 51st स्टेट बोल चुके हैं वो, और ग्रीनलैंड को भी बोल रहे हैं कि आप बेचना चाह रहे हो तो बेच दो, तो हम पैसे दे देते हैं, अदरवाइज मिलिट्री एक्शन। तो सबको धमकी दी जा रही है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अब यूरोप के एलाइज अब एलाइज नहीं रहेंगे। सिंपल बात है, जब आपको डॉलर छापने का और जो बजट स्पॉन्सर करने का अब आपका कैपेसिटी नहीं बचा है, तो कोई आपका मित्र क्यों रहेगा? गरीबों का कोई मित्र नहीं होता है। तो ये जो सारे एलाइज बन के घूम रहे थे वेस्टर्न यूरोप के, वो इसीलिए एलाइज बन के घूम रहे थे क्योंकि डॉलर छाप छाप के जो सीक्रेट स्वैप लाइन से उनकी करेंसीज को ऊपर रखा जा रहा था एशियन करेंसीज से। अब जब वो मुफ्त का कैश मिलना ही नहीं है तो यूरोप भी क्यों इनका एलाई बन के रहेगा? दूसरा, अब तो ये खुद थ्रेटन कर रहे हैं यूरोप को। मतलब अगर ग्रीनलैंड एज अ नेटो पार्टनर, अब उसको खुद को अगर धमकी मिल रही है कि तुम्हारे ऊपर अटैक होगा अमेरिका के द्वारा, तो फिर क्या अलायंस बचा? तो ये पूरा जो रिवर्सल है, जब से अफगानिस्तान एग्जिट हुई है तब से नेटो खाली पेपर पे है। नेटो खत्म हो चुका है, इट इज डेड। क्योंकि अफगानिस्तान एग्जिट के बाद यूरोप को समझ में आया कि कोई वॉर ऑन टेरर चल ही नहीं रहा था। ये खाली एक बिल्डिंग में डॉलर छप रहे थे, बाजू की बिल्डिंग में डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहे थे, और रेगिस्तान में मिसाइल फोड़ रहे थे ये लोग 20 साल से।
तो जीतने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था एक भी वॉर में, वॉर एक्सटेंड करने का ही कॉन्सेप्ट था क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा था। तो जब से ये यूरोपियन एलाइंस को पता चला है कि वी वर ऑल फूल्ड, तो अब अलायंस का कोई बनता ही नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि जयशंकर जी बिल्कुल इसी वक्त, और वो इस्तेमाल भी हुआ वीमार फॉर्मेट, जो जर्मनी को वीमार रिपब्लिक बोला जाता था वर्ल्ड वॉर के टाइम्स पे, बिल्कुल वैसे वो शब्द का पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस्तेमाल किया। बड़ा स्ट्राइकिंग है कि ये शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको पता है वेस्ट और ईस्ट जर्मनी, आपको पता है वो हिस्ट्री में क्या हुआ था, एक तरफ रशियन डोमिनेंस था, एक तरफ वेस्टर्न यूएस और यूके का डोमिनेंस था। तो अब वापस यूरोप उसी पोजीशन में आ चुका है। ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज बोल रही है कि भाई कोई बचाने वाला ही नहीं है, तो अब पुतिन का सुनना ही पड़ेगा, राइट। और वेस्टर्न यूरोप बोल रहा है कि भाई हमको बचाओ तो वी विल अलाई विथ यू, अदरवाइज फिर हम हमारे रास्ते। तो ये वापस उसी पोजीशन में आ चुका है यूरोप, जो हिस्ट्री में भी रहा, एक हिस्सा वेस्ट की ओर और एक ईस्ट की ओर। तो दिस इज वेयर मल्टीपोलैरिटी इज हेडिंग। तो अब चाइना को मिल चुका है ग्रीन सिग्नल ताइवान के लिए, इवेंचुअली हम हमारा भी बोल सकते हैं, हमको भी मिल चुका है ग्रीन सिग्नल पीओके के लिए। और बिल्कुल वैसे आपको पता ही है यूक्रेन का तो चल ही रहा है। नहीं, क्या ये जो एक चर्चा चल रही है कि अलास्का में जब मिले थे पुतिन और ट्रम्प, तो तब मोटा मोटी तय हो गया दोनों के बीच में कि भाई तुम चाइना जो है वो ताइवान का नाश्ता कर ले, और आप जब चाहें तब यूक्रेन का लंच कर लें, और हमें हमारी टेरिटरी में जो हमें डिनर में लेना है हम खाएंगे, कोई एक दूसरे को छेड़ेगा नहीं। और ये संकेत भारत के लिए भी है कि भाई आपको भी जो करना है वो करिए। हाँ, ये बिल्कुल 2021 से ये अलायंस बन चुका है, जिसको मैं यूआरआईसी बोलता हूँ, डी डॉलराइजेशन वाला अलायंस। तो यूएस, रशिया, इंडिया और चाइना। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रंप खुद ही ब्रिक्स प्लस के सारे मल्टीपोलैरिटी के ऑब्जेक्टिव्स ट्रंप ही अचीव कर लेंगे। तो वही इंटरनेशनल बॉडीज जिसकी हम कंप्लेन करते थे कि भाई रिफॉर्म करो, तुम इररिलेवेंट हो गए हो, हमको अंदर आने दो, हमारा सीट, वी डिजर्व दैट सीट, चिल्ला चिल्ला के हम इतने सालों से समझा रहे थे तो नहीं समझ आया। अब ट्रंप खुद विड्रॉ कर रहे हैं ये इंटरनेशनल बॉडीज में से, राइट। उसके जितने भी स्ट्रक्चर में बने हुए एक्स्ट्रा जो पार्ट्स, उसमें से ट्रंप खुद एग्जिट अनाउंस कर रहे हैं। तो अगर मल्टीपोलैरिटी सही तरह से आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एज अ वेस्टर्न कलेक्टिव, तो ट्रंप खुद एग्जिट कर रहा है। सो बेसिकली अब ये सारी बिजी बॉडीज जो बनी थी, यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सारी डॉलर का ट्रेड इंपोज करने के लिए, पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए, पॉलिसी इंपोज करने के लिए, तुम्हारे ऊपर क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट्स निकालने के लिए, ये सब जो इंटरनल साबोटाज के टूल्स, इंटरनेशनल टूल्स बना दिए गए वेस्टर्न हेजिमोनी को सपोर्ट करने के लिए, अब ये टूल्स जो हैं धीरे धीरे बेकार होते जा रहे हैं। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि सबको अब फ्रीडम है अपने इलाके में, लेकिन कोई ये ना समझ ले कि स्पून फीड होने वाला है। तो ताइवान जब चाइना कुछ करने जाएगा तो ऑब्वियसली सैंक्शन भी लगेंगे, टैरिफ भी लग सकता है, और हो सकता है चाइना को वॉल स्ट्रीट फाइनेंस से निकाल भी दिया जाए, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग में से। तो बहुत कुछ एक्शंस हो सकती हैं, सिवाय सारी एक्शन होगी सिवाय बूट्स ऑन ग्राउंड के, इसके सिवाय बाकी सब कुछ होगा। तो तभी ईस्ट और वेस्ट का संपर्क टूटेगा इंटरनेशनल ट्रेड का, ये करने से ही तो टूटेगा। तो बिल्कुल जब हम भी जाएंगे हमारी एक्शन के लिए, तो हमारे खिलाफ भी कुछ एक्शंस ऐसी बाकी सारी हो सकती हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड के अलावा बाकी सब कुछ हो सकता है, लिप सर्विस, बट ओवरऑल कोई स्पून फीडिंग नहीं करने वाला। हमारा एफर्ट तो हमको ही डालना पड़ेगा। अब वो चाइना को करना पड़ेगा, ताइवान अगर करना है तो, ऐसा नहीं है कि कोई सीधा मान जाएगा बिना कोई एफर्ट डाले। बिल्कुल वैसे हमें भी हमारे पीओके के लिए हमें खुद एक्शन करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि थाली में सजा के हमको दे देगा। ऑब्वियसली नेगोशिएशन में सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन बिना एफर्ट के तो नहीं होना। सो एशिया हैज टू प्रूव
क्योंकि अमेरिका की माइट तो पूरे वर्ल्ड को राज करने के लिए सेट हुई थी, तो उनके लिए बहुत इजी है वेनेजुएला में जो उन्होंने किया, उनके लिए बहुत इजी होगा मैक्सिको में अगर कुछ करना है तो। लेकिन हम तो कभी कॉन्टिनेंट के उस तरफ गए नहीं किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक करने को, तो हमारे लिए तो वी विल हैव टू प्रूव। चाइना भी कहीं कहीं नहीं गया है मिलिट्री अटैक करने, कहीं अफ्रीका में फौज लेके उतर पड़ा हो, ऐसा तो कभी चाइना का भी कोई हिस्ट्री नहीं है, राइट। तो चाइना और भारत दोनों को अपना दमखम दिखाना पड़ेगा अगर अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मार्क करना है तो। और हमने देखा कि कैसे श्रीलंका में से डॉलर को हटाने के लिए युआन और रूपी दोनों साथ में एंटर किए, मालदीव्स में भी डॉलर को हटाने के लिए युआन और रूपी दोनों साथ में एंटर किए, बांग्लादेश में भी डॉलर को हटाने के लिए युआन और रूपी साथ में एंटर किए, बिल्कुल वैसे नेपाल में भी हुआ। तो एक लेवल पे कोऑपरेशन है चाइना के साथ इस मामले में कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म करना है। नहीं, एक बात बताइए अंकित जी, ये जो कुछ सिनेरियो दिखाई दे रहा है जो आपने बताया है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है? चाइना को? इसमें क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान यूरोप को होने वाला है। तो इसमें यूरोप पीछे छूट जाएगा और बाकी 4 पावर्स जो है वो मल्टीपोलैरिटी अब डिजाइन करेंगे। मतलब नया यूनाइटेड नेशंस कैसा होगा, अब ये 4 पावर साथ में बैठ के डिसाइड करेंगे, मतलब कुछ सालों बाद नया तो वर्ल्ड इसमें बैंक तो कैसा होगा। आप कह रहे हैं कि फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह ये सब यूनाइटेड जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है उससे आउट भी हो सकते हैं? पॉसिबल है, या तो वो काउंसिल उतनी एक्सपांड हो जाएगी जैसे 15 नेशन आ गए या 10 आ गए, या तो एक्सपांड हो जाएगी या तो उनको एग्जिट करना होगा। रिफॉर्म तो होना ही है, ये बात तय है, बिकॉज सबको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और आपको पता है कि ब्राजील, जर्मनी, जापान हमारा भी है, और अब तो प्रधानमंत्री जी जैसे आप जानते हैं कि G20 में भी अफ्रीका की एंट्री करवाई उन्होंने ब्रिक्स में भी अफ्रीका की एंट्री करवाई, भारत ने ही करवाई दोनों में। तो अफ्रीका को भी एटलीस्ट एक मेंबर का रिप्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए आइडियली। तो मुझे लगता है कि नया जब रिफॉर्म होगा तो एक्सपांड ही होगा, उसका ज्यादा चांस है। और अभी ब्रिक्स की चेयरमैनी भारत को 2026 में, इसी साल। तो ये, हाँ इसी साल। और ब्रिक्स से क्या उम्मीदें हैं? वैसे ब्रिक्स से ट्रम्प साहब काफी किल से रहते हैं, काफी परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि ये जो वैकल्पिक एक मुद्रा की बात करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नहीं देखिए, काफी चीजें जो है मीडिया के लिए हेडलाइंस के रूप में इस्तेमाल होती है, रियलिटी उससे बिल्कुल विपरीत होती है। रियलिटी तो जब आपको आउटकम नजर आता है तब पता लग ही जाता है कि क्या हुआ। तो ब्रिक्स प्लस के जो मल्टीपोलैरिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प सारे सपोर्ट करेंगे। जहां तक प्रश्न करेंसी का है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है कि भारत और इजराइल रूपी में अब ट्रेड करने के लिए वो अरेंजमेंट हो रही है। अब इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो अगर जो जिस प्रकार से वो डी डॉलराइजेशन में आगे बढ़ रहा है, कुछ ही साल पहले उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स में युआन को लिया, डॉलर को हटा के, डॉलर का एक चंक हटा के उसने युआन से रिप्लेस करवाया। बिल्कुल हाइफा प्रोजेक्ट के नजदीक चाइनीज टर्मिनल को दिया गया प्रोजेक्ट भी। तो मल्टीपोलैरिटी का और डी डॉलराइजेशन का सबसे बड़ा सिग्नल ये है जब इजराइल कोई डायरेक्शन लेता है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को भी कोई प्रॉब्लम है सिवाय ये लिप सर्विस जो भी उनको करना है। मेजॉरिटी मैं मानता हूं डीप स्टेट 93% अलाइंड है डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस से, वरना अगर अलाइंड नहीं होते तो 4 साल में इतना गोल्ड और सिल्वर अमेरिका और वेस्ट से शिप नहीं होता एशिया की ओर। तो ये तो पूरा वेल्थ ट्रांसफर हो रहा था ना पिछले 4 सालों में। तो यही अमेरिकी सिटीजन्स को सिल्वर पे $10 एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के उनसे सिल्वर निकलवा के एशिया ट्रांसफर किया गया, ये तो फैक्ट है। तो उनके नाक के नीचे डी डॉलराइजेशन हो रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता, उनको पता ही है जो डीप स्टेट के एलिमेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली जो पूरा डायरेक्शन है डीप स्टेट का कि मल्टीपोलैरिटी की ओर, जिसमें बहुत सारी आपको पता है यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की यूनिवर्सिटीज
उनकी रैंकिंग भी गिरा दी गई। वहां अब इंडियन स्टूडेंट्स भी कम हो रहे हैं जिस प्रकार से रेसिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, और धीरे धीरे हमारे यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग ऊपर आ रहे हैं, वही लिस्ट में जो मानी जाती है कि डीप स्टेट की ओर से निकलती है, उनके टूल किट्स की ओर से। तो रास्ता बहुत साफ है मल्टीपोलरिटी की ओर, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप का ही है। और आखिर में मैं जानना चाहूंगा, भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील लगातार चर्चा का विषय है, मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है, बयान पर बयान आ रहे हैं। वहां के वाणिज्य मंत्री का ताजा बयान सुर्खियों में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर ट्रम्प साहब को एक कॉल कर लेते तो ये हो जाता। 3 सप्ताह तक उन्होंने इंतजार किया। वस्तु स्थिति क्या है? देखिए ओमकार जी, जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं पावर में, तब से जिस प्रकार से एक उनका ये इनबिल्ट मानना हो गया है कि हम जो इकोनॉमिक परिस्थिति में जिस प्रकार से 50 वर्षों से करेंसी छाप छाप के अब पूरा बर्डन ट्रम्प की ओर डाल दिया गया। मतलब जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं सबने गड़बड़ी करी, लेकिन जिम्मेदार अब एक व्यक्ति आ रहा है जो पावर में आया, उसको आउटपुट उसके हाथ में आया। तो फेयर है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है इस बात का। और अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री उठाओगे तो टोटल 13 इकोनॉमिक क्राइसिस में से 10 इकोनॉमिक क्राइसिस रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स के हिस्से में आए। तो डीप स्टेट का स्क्रिप्ट कॉमन है कि बकरा जो है वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट को बनाते हैं। तो जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं तब से जो ये उनको समझ में आ रहा है कि गोल्ड और सिल्वर जा चुका है एशिया की ओर, उनको समझ में आ रहा है कि अब इकोनॉमी चल नहीं सकती, बर्थ रेट जा चुके हैं, डेट जो है 38 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, वायलेंस वो ज्यादा करना नहीं चाह रहे, जो हमने वेनेजुएला में देखा ही कि बिना वेनेजुएला को बर्बाद किए उन्होंने कर लिया जो करना था। तो वायलेंस वो पर्सनली करना नहीं चाह रहे। तो अगर ये सब अचीव करना है, उन्होंने वापस पूरा क्राइसिस जेल के रीसेट करवाना है, तो उसमें उनका फीलिंग ये है कि मैं जो भी करूं अब आप सहन करो, मैं उस स्थिति में हूं, मेरी स्थिति इतनी खराब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको बस झेलना है। तो वो उस मोड में पहुंच चुके हैं। तो दे डोंट फील रिग्रेट अबाउट कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब उनको कोई वो पड़ी हुई नहीं है, आपको जो सोचना है आप सोचो। सो इस पोजीशन में बहुत नेचुरल सी बात है कि प्रधानमंत्री जी फोन नहीं लेंगे, क्योंकि कल को कुछ बात हुआ और आपकी टीम में से फिर टैग करके लिख दिया कि प्रधानमंत्री जी मोदी तो आए थे, ऐसा बोल रहे थे, तो एम्बेरेसिंग सी सिचुएशन है ना, क्योंकि टीम मेंबर कुछ भी बोल रहा है उनका, वो भी कुछ यही भी बोल कह रहे हैं। दें यही कह दें कि मोदी जी माफी मांग रहे थे। हाँ हाँ, तो ये इनका जो कुछ भी बिहेवियर है, कह पर्सनल बिहेवियर, इसमें ये हम्म प्रधानमंत्री जी को खो चुके हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी अब फ्रेंड लिखना बंद कर दिए हैं। जो उनकी हर एक ट्वीट में आता था माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प, उसमें से फ्रेंड निकल चुका है। तो इसके बाद भी इनको समझ में नहीं आता, क्योंकि अमेरिका में रिलेशनशिप का कुछ अलग ही मामला है, हमारे यहाँ रिलेशनशिप का सीरियसनेस कुछ अलग ही है, राइट। तो उनके तो जिस प्रकार से डिवोर्स रेट है, सुबह डिवोर्स करके शाम को शादी में वो पार्टनर आ भी जाता है डिवोर्स वाला गिफ्ट लेके। तो ये हमारे वैसा नहीं होता, हमारे तो तुरंत इम्पैक्ट आता है। तो प्रधानमंत्री जी ने फ्रेंड शब्द निकाल दिया अपनी ट्वीट में से। तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो जो एम्बेरेसिंग सिचुएशन में वो क्यों पढ़ना चाहेंगे जब दूसरे लेवल पे बात हो सकती है। तो सही बात है, वो समय भी वैसा था कि उनके सारे टीम मेंबर्स कुछ ना ओल जोल कुछ भी बोल रहे थे। स्कॉट बेसेंट से लेके नवेरो से लेके सारे के लुटनिक से लेके सारे कुछ ना कुछ बकवास कर रहे थे। तो कोई मतलब ही नहीं था फोन उठाने का। दूसरा, ये जो पर्सनल ईगो वाला मैटर है कि भाई तुम मेरे को अपीस करो और मैं फिर उसको पब्लिक में डाल दूं कि देखो मुझे अपीस किया गया था, तो दैट इज नॉट फ्रेंडली और दैट इज नॉट हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑपरेट्स। ओके, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे क्यों करेगा। तो ये हम कोई शहबाज शरीफ तो है नहीं कि आपने बिल्कुल। बुला के एक लताड़ लगा दी पब्लिक में, ये तो नहीं हो सकता। तो इट मेक सेंस। और दूसरा, जहां तक इंडिया यूएस डील का प्रश्न है, तो रियली कहां अटका हुआ है, ये वहां पे अटका हुआ है कि डायबिटीज की कंपनी
वो क्रॉप साइंस की कंपनी के साथ एमओयू कर चुकी हैं और ट्रंप का कैंपेन फंड किया है। ट्रंप ने एक्सचेंज में बोला था कि तुम्हारा जीएमओ वाला क्रॉप्स में भारत में डलवा दूंगा, एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन करवा दूंगा, जो हम तैयार नहीं है, क्योंकि हम क्यों डायबिटीज के पेशेंट्स बनेंगे उनके जीएमओ क्रॉप्स खा के। तो ये वहां पे अटका हुआ है, मैटर वहां पे अटका हुआ है। तो ईगो की या वो तो उनको जो स्टोरी करनी है करे। तो हमारा रेड लाइन सेट है, हम जीएमओ क्रॉप्स ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं लेने वाले, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स का मार्केट खोज रहे हैं, जो हमको नहीं बनना है, राइट। और उनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो गाय जो है वो स्लॉटर हाउस का कचरा खाती है, वहां की गाय, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी हम नहीं ले सकते। दीज आर अवर रेड लाइंस। मुझे लगता क्रॉस होगी। इसका मतलब ये है कि अभी ये चीजें सिरे चढ़ने वाली नहीं है। अच्छा, और डील हो भी चढ़ेंगी। जाए ओमकार जी, अगर डील हो भी जाए तो क्या भरोसा है ये टिके रहेंगे अपने टर्म्स पे? आई डोंट सही है। ट्रस्ट देम। अभी वो स्थिति में नहीं है, वो मानसिक स्थिति में नहीं है स्टेबिलिटी के। तो डील हो भी जाती तो कोई मतलब नहीं था। अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और पाठकों का भी, दर्शकों का भी। नमस्कार।